थोड़ा सा ठीक है, आइडियल गैसेस को शुरू करना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपन, आज अपन आइडियल गैसेस पढ़ लेते हैं फिर। तो आइडियल गैसेस है, राइट। अब जनरली वी से दैट all gases, जितना भी गैसेस होता है ना, they will behave as an ideal gas at low pressure and high temperature. So all gases will behave as an ideal gas, will behave as ideal gas, ठीक है ना। बट उस केस में लो प्रेशर होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो सारे गैसेस जो भी होंगे ना, वो सारे गैसेस आइडियल गैस जैसे बिहेव करेंगे एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। So all gases will behave as an ideal gas at low pressure and high temperature. That is the condition for behavior of ideal gases. ठीक है? So all gases will behave as an ideal gas at low pressure and high temperature. What we assume that is there is no force of attraction or repulsion between the particles of ideal gases, and their energy is only due to the kinetic energy. So there is no force of attraction. There is no force of attraction. Forces. अपन attraction भी लिख सकते हैं और repulsion भी लिख सकते हैं. There is no forces, that is attraction or repulsion. Or repulsion. There is no forces, that is attraction or repulsion among gases, among gas particles or gas molecules. Their energy is only due to the kinetic energy. There is no, अगर attraction या repulsion नहीं होगा तो potential energy नहीं होगा. And they have only kinetic energy. Only kinetic energy. ठीक है? That is what we write. ये तो नेचर होगा आइडियल गैसेस का। अभी अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपन को स्टेट्स ऑफ मैटर पता है, अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, है ना। सो अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे तो विल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स की बात करते थे। ये पॉइंट 1 हो गया अपने लिए, ये पॉइंट 2 हो गया अपने लिए, ये पॉइंट 3 हो जाएगा अपने लिए। हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, of solid, liquid and gases, है ना। So we know that property में अगर हम लिखेंगे that is intermolecular forces, molecular forces, तो intermolecular forces solid में हाई होता है, liquid में moderate होता है, और इसमें there is no भी हो सकता है और low भी हो सकता है, पर ऐसे। बट अगर आइडियल गैस है तो there is no force of attraction or repulsion. Intermolecular forces least होते हैं in the gases, or we can say that there is no intermolecular forces in gases if it is an ideal gas. Compressibility चेक करेंगे। compressibility तो अपन कहेंगे भाई compressibility सॉलिड में तो होता ही नहीं, सॉलिड तो ऑलरेडी compressed है। there is no compressibility, very little, शायद कोई मतलब ऐसे हो लिक्विड जो कंप्रेस हो जाए, और उसमें इसमें भी अपन वेरी लिटिल क्या, लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता है, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, बट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है। फिर अपन डेंसिटी की बात करें तो वी नो दैट डेंसिटी सॉलिड की हाई होगा, ये मॉडरेट होगा, और ये लो डेंसिटी होगा। सो जनरली फिर हम और भी लिख सकते हैं वॉल्यूम इसका, है ना। वॉल्यूम इसका डेफिनेट होता है ना, इसमें अकॉर्डिंग टू वेसल,
और ये भी वही होगा अकॉर्डिंग टू वेदर। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज मतलब वॉल्यूम हो गया, बाकी अपन गैसेस के बारे में और लिख सकते हैं। थर्मल एनर्जी, तो सॉलिड्स में थर्मल एनर्जी सबसे कम होगा, बिकॉज किसी सॉलिड को अगर अपन हीट करेंगे तो उसकी थर्मल मतलब हीट, थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, अगर उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगा? गैसेस में होता है। तो इस टाइप का प्रॉपर्टीज हम गैसेस के लिए बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस वो प्रॉपर्टीज गैसेस के जो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। प्रेशर, measurable properties of gases are pressure, volume, temperature, and number of moles. And number of moles. Number of moles. जिसे अपन एन से डिनोट करते हैं। फिर और भी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, जैसे सरफेस टेंशन भी शो करता है गैसेस, विस्कोसिटी भी शो करता है गैसेस, बिकॉज gases are viscous, they have different densities than they are viscous, right? But these are some of the properties जो मेनली अपन गैसेस के लिए लिखते हैं। इसमें अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, विस्कोसिटी, ठीक है, सरफेस टेंशन। इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में अपन डिफरेंट वो भी लिख सकते हैं। हीट कैपेसिटी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे ना अभी, वो नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जो चार पहले अपन ने लिखे हुए हैं, अपन उन्हीं को मेनली डिस्कस करते हैं। दीज आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। The basic properties are the basic properties of gases are pressure, volume, temperature and number of moles. हम mainly इन्हीं को पढ़ेंगे। And if we make a relation between two, keeping the other two constant, we get different gas laws, right? So we'll say that अगर हम किसी दो में रिलेशन बनाते हैं, बाकी दो को कांस्टेंट रखते हैं, तो अपन को डिफरेंट गैस लॉस मिलेंगे। एंड इफ वी relate any two, keeping other two constant, we get different gas laws. We get different gas laws. So हम different gas laws पढ़ेंगे, right? So we'll write the different gas laws. थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी आइडिया दिया हुआ है, जब हमने बेसिक्स पढ़े थे, तो अपन different gas laws की बात करते हैं। So we'll have different gas laws. Let us check the different gas laws. What are the different gas laws? पढ़ते हैं अपन।
तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो मेनली बेसिक मेजरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं वो पीवी और एन होते हैं, ठीक है ना। और ये गैस लॉज अपन ने जनरली पढ़े हुए हैं इन द आइडियल गैसेस, आइडियल गैस इक्वेशन। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन पढ़ते हैं, विल राइट दैट कि भाई अपन ने लिखा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीन प्रॉपर्टीज होता है गैसेस के, राइट ना, मेजरेबल प्रॉपर्टीज। और नंबर ऑफ मोल्स वी नो दैट व्हाट इट इज। इन सब का यूनिट तो हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी नो दैट। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे कोरिलेट कर लेता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स गैस के लिए, गैस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे और हम उसी के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पढ़ेंगे। तो विल राइट लाइक दिस, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन बनाएंगे तो विल गेट अ गैस लॉ। अगर प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन बनाएंगे तो भी एक गैस लॉ मिलेगा हमको। इन दोनों में रिलेशन बनाऊंगा तो भी गैस लॉ मिलेगा हमको। इन दोनों में रिलेशन बना सकता हूं तो भी गैस लॉ होगा। इन दोनों में रिलेशन बनाऊंगा तो भी गैस लॉ होगा, और इन दोनों में रिलेशन बनाऊंगा तब भी गैस लॉ बनेगा। यहां पर अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम की बात करूंगा तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, देन इट इज अ बॉयल्स लॉ। अगर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट इज अ चार्ल्स लॉ। Pressure and temperature, pressure is directly proportional to temperature, right? Then it is a Lewis-Hicks law. Lewis-Hicks law. Pressure is directly proportional to number of moles, that is called Dalton's law. Volume is directly proportional to number of moles, that is called Avogadro's law. And number of moles is inversely proportional to temperature, that is law for open system. Law for open system. Open system. So अगर मैंने वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन बनाया, इट मींस दैट नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रेशर इज कांस्टेंट। That is constant. These are the gas laws. किसी दो में रिलेशन बनाओ, प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन बनाया अपन ने, बाकी दो को कांस्टेंट रखा, तो वी गॉट बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन बनाया तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा, वी गेट चार्ल्स लॉ। एंड प्रेशर और टेम्परेचर को अगर कोरिलेट किया और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो गिब्स-हिक्स लॉ। सो दिस इज अबाउट द गैस लॉस। अब हम एक एक गैस लॉस पढ़ेंगे सो दैट आइडियल गैसेस को अपन अच्छे से कोरिलेट करेंगे, ठीक है ना। बट उससे पहले अपन एक बार ये चेक कर लेते हैं भाई व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ यूनिट्स, है ना। तो मैं पहले भी आपको यूनिट्स बता चुका हूँ, तो एक बार अपन शॉर्ट में लिख लेंगे यूनिट्स। वॉल्यूम के लिए यूनिट्स वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml इज इक्वल टू 1 cc। ऐसे सेंटीमीटर क्यूब को अपन क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं, और क्यूबिक सेंटीमीटर मींस इट इज 1 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, we know that, and 1 ml is equal to, that is 10 milliliter होता है, 10 mm लिख सकते हैं, मिलीमीटर क्यूब, राइट ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे अगर अपन इसको, ऐसे लिख सकते हैं। तो ठीक है, टेम्परेचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन केल्विन। सो अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन केल्विन, सो इट इज ऑलवेज यूज्ड इन केल्विन, यूज्ड इन केल्विन।
और केल्विन के लिए वी नो दैट अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है तो इट विल बी इक्वल टू 273, इसमें ऐड करूंगा 273 तो विल गेट द केल्विन टेम्परेचर। व्हाटएवर डिग्री सेंटीग्रेड वी हैव, T डिग्री सेंटीग्रेड, हम उसको 273 ऐड करेंगे तो विल गेट द केल्विन टेम्परेचर। Number of moles, there is no unit. Number of moles has no unit. N has no unit. No unit. ठीक है? That is known to us. और units भी उसमें पर ऐसे लिखते हैं कि भाई number of moles where N is equal to weight upon molecular weight लिख सकते हैं अपन. That should be in grams. Weight in gram ये तो अपन पहले से लिखते हैं, या फिर अपन number of molecules divided by Avogadro number भी लिख सकते हैं अपन, या फिर अपन इसको number of that is volume in liter at STP डिवाइड बाय 22.4 पे लिख सकते हैं। ये सभी नंबर ऑफ मोल्स, या फिर किसी का मोलारिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है और डिवाइड बाय 1000 करेंगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000, वो भी नंबर ऑफ मोल्स होता है। हमने मोलारिटी पढ़ा हुआ ना, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन टर्म। तो अपन मोलारिटी को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, वी गेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो अपन मोलारिटी भी लिख सकते हैं। That is how we can count the write the number of moles. हम number of moles को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, whatever is required. जो भी रिक्वायर्ड होगा हम उस फॉर्म में लिखें। अब हम प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर, प्रेशर हम एटमॉस्फेयर में लिखते हैं। We know that 1 atmosphere is equal to 1.01 बार, या फिर अपन इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, 1 atmosphere is equal to 101.325 पास्कल, या फिर 760 टॉर, या फिर 760 mm ऑफ मर्करी। या फिर अपन उसे लिख सकते हैं 1.01325, मतलब ये जो गिवन है हमें वैल्यू 1.01325 बार, दैट इज अ बैरोमेट्रिक प्रेशर। इस टाइप से हम प्रेशर के यूनिट से लिख सकते हैं। 1 एटमॉस्फेयर हम आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं भाई, अगर 1 एटमॉस्फेयर इतना होता है तो फिर मान लो इतना पास्कल होता है तो x पास्कल कितना होगा, मल्टीप्लाई करके अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिटरी मेथड लगा के। तो आप किसी को भी इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेशर का कैलकुलेशन अपन एक बार देखेंगे, हाउ वी कैलकुलेट द प्रेशर, है ना। प्रेशर अपन कैसे लिखेंगे, फिर उसके बाद अपन लॉस की बात कर लेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट गैस लॉस। सो प्रेशर इज कैलकुलेट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कैलकुलेट करना होता है और वेसल का प्रेशर भी कैलकुलेट करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय बैरोमीटर, that's why it is called barometric pressure. Bar is barometer. So atmospheric pressure is calculated by barometer, ठीक है ना, by barometer। बैरोमीटर कैसे अपन यूज करते हैं, we know that। एटमॉस्फेयर का अगर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, एक वेसल ले लेता हूं और उसमें मरकरी से इधर फिल कर लूंगा उसको, एक वेसल लूंगा उसको मरकरी से फिल कर लूंगा, ये मरकरी से मैंने फिल किया। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख रहे हैं। फिर हमने क्या किया, एक ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब होगा, और वो ग्लास ट्यूब उसमें ऐसे नंबरिंग होगी उस ग्लास ट्यूब में, ठीक है ना, उस ग्लास ट्यूब में यहां से नंबरिंग होगी, तो उसमें ना यहाँ पर ऐसे स्केल होता है, दैट इज अ स्केल ऑफ द ग्लास ट्यूब, देयर विल बी अ स्केल ऑफ द ग्लास ट्यूब, और इसको भी मैं क्या करूंगा, मरकरी से फिल करूंगा, फिल्ड विथ मरकरी।
विथ मरकरी है, मरकरी। तो इसको भी मरकरी से फिल्ड करूंगा, मरकरी का सिंबल दिस Hg। तो इसको मैं मरकरी से फिल करूंगा तो व्हाट विल हैपन, फिर उसके बाद जो ये कंप्लीटली फिल्ड है मरकरी से ऐसे, और उसमें स्केल होता है, ट्यूब विद द स्केल, इसमें स्केल होगा। हम इस ट्यूब को ऐसे इन्वर्ट कर देते हैं इसमें, इन्वर्टेड, ठीक है ना, हम इसमें इन्वर्ट कर देते हैं ट्यूब को। अब अगर अपन इस ट्यूब को इन्वर्ट करेंगे तो व्हाट विल राइट, तो देखते हैं अपन को क्या मिलेगा। अगर मैंने इस ट्यूब को इसमें इन्वर्ट कर दिया ऐसे, तो अपन कहेंगे फिर सारा मरकरी बाहर चला जाना चाहिए भाई, अगर आप इन्वर्ट करोगे ऐसे तो अपन कहेंगे बिल्कुल सारा मरकरी बाहर जाना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग दैट कि भाई नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन 100% मरकरी इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही अपन इन्वर्ट करेंगे तो मरकरी बाहर आएगा, आएगा ना मरकरी बाहर, लेकिन कुछ मरकरी इसमें रह जाएगा। अब वो कितना भी हाइट हो सकता है, वी आर जस्ट राइटिंग दैट कि अपन को हाइट दिखे कि यहां तक सपोज करते हैं अपन मरकरी अभी बाहर नहीं आया, ये मरकरी बाहर नहीं आया। जैसे कपलर रिएक्शन होता है, अगर अपन एक बकेट है उसमें पानी है और अपन एक ग्लास का स्ट्रॉ ले ले और उसको ना अपन क्या करें पानी के अंदर डाल दें, तो आप देखोगे कि उस स्ट्रॉ में पानी जो है, अगर पानी का लेवल ये है जो ब्लैक अपन को दिख रहा है, ये पानी का लेवल था बकेट में, तो स्ट्रॉ के अंदर लेवल ऊपर तक होगा, राइट इज सो, बिकॉज एटमोस्फेयर जो पानी पे प्रेशर लग रहा है, वो पानी पे प्रेशर लगने की वजह से उसमें ऊपर पानी जा रहा है ऐसे, क्योंकि उसका ट्यूब तो बहुत छोटा पार्ट है ना, तो उसमें उतना प्रेशर जनरेट नहीं होता। तो वो पानी क्या करता है, पानी का सरफेस एरिया इधर बहुत बड़ा है, तो ये पानी उसको प्रेस करके ऊपर ले जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो एयर एयर का जो प्रेशर होगा, सो एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वो जितना प्रेशर इधर होगा, सपोज 1 एटमॉस्फेयर है ये, ठीक है ना, आज प्रेशर ऑफ एयर इज 1 एटमॉस्फेयर। तो इसमें क्या होगा, अगर प्रेशर ऑफ एयर 1 एटमॉस्फेयर है तो वो एयर इस पे, इसके सरफेस पे, मरकरी के सरफेस पे प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालेगा तो मरकरी उसके अंदर रहेगा, ठीक है ना, मरकरी उसके अंदर रहेगा, क्योंकि वो सारा बाहर नहीं आने देगा कपलर रिएक्शन की वजह से। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर ये ऊपर रहेगा तो इसका हाइट कितना होगा, तो अपन कहेंगे इसका हाइट एग्जैक्टली उतना ही होगा। अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको, इस वाले पार्ट को, तो ये जो हाइट आएगा ना, ये 760 अगर अपन को गिवन है यहाँ पर, तो ये स्केल किस में था, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, तो अपन कहेंगे सपोज करते हैं ये स्केल अपन को सेंटीमीटर में दे रखा था, सपोज एग्जांपल के लिए। तो अपन कहेंगे फिर ये जो हाइट आ रहा होगा ना यहाँ पर, ये जो हाइट आ रहा होगा ना यहाँ पर, ये वाला हाइट, ये 76 सेंटीमीटर आ रहा होगा। कितना आएगा, 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर का मतलब है कि इट इज 760 मिलीमीटर। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का मतलब है, ये मरकरी ऑफ मरकरी इसलिए लिखते हैं अपन क्योंकि हमने मरकरी से कैलकुलेट किया। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का मतलब है कि इधर 76 सेंटीमीटर अगर हाइट है, तो मैं कहूंगा 76 सेंटीमीटर हाइट का मतलब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। तो जितना बाहर एयर का प्रेशर होगा ये उतना ही ऊपर रहेगा। और अपन कहेंगे इसको भरने के बाद क्यों ऐसा किया आपने, आप ऐसे कर देते भाई, आपके पास मतलब ये अपन को पता चल गया भाई, ठीक है, इधर क्या होगा, वैक्यूम, ये वैक्यूम होगा, बिकॉज वहां कुछ भी नहीं था ना उस टीम में। अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, ये बैरोमीटर प्रेशर अपन ने कैलकुलेट कर लिया, अपन को पता है कि इसको इन्वर्ट करेंगे तो मरकरी बाहर आएगा, लेकिन सारा बाहर नहीं आएगा, उसमें 76 सेंटीमीटर तक ट्यूब में रहेगा। क्यों, क्योंकि जितना प्रेशर बाहर एटमॉस्फेयर में होगा वो मरकरी के सरफेस पर प्रेशर डाल रहा होगा, तो वो ऊपर मरकरी का उतना मरकरी कॉलम में रहेगा। अपन कहेंगे भाई इससे भी तो काम चल जाता कि भाई मेरे पास ऐसे मरकरी है ना, मेरे पास ऐसे, आपने कहा कि भाई मेरे पास ऐसे मरकरी है, ये एक ट्यूब है और इसमें मरकरी फिल्ड है, ये मेरे पास एक ट्यूब था और इसमें मरकरी फिल्ड था ऐसे, ठीक है ना, इसमें मरकरी फिल्ड था। अब अगर मान लो अपन कहेंगे कि मेरे पास ये एक एम्प्टी ट्यूब है, एम्प्टी ट्यूब है, राइट। अगर मैं इस एम्प्टी ट्यूब को इसमें इन्वर्ट करता हूं, आप इसको इसमें इन्वर्ट कर दो,
आप इसमें इसको इन्वर्ट कर दो। अगर आप इसको इसमें इन्वर्ट करोगे तो व्हाट विल हैपन, एम्प्टी ट्यूब को आप लाके इन्वर्ट कर दिया, ऐसे एम्प्टी ट्यूब को फिर ऐसे लाके इन्वर्ट कर दिया, तो होगा क्या उस ट्यूब में, अपन कहेंगे इसमें ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, बिकॉज देयर इज अ प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर होगा अपने पास, ये एयर का प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एयर के प्रेशर की वजह से जो इस सरफेस पे एयर प्रेशर डाल रहा होगा, ड्यू टू द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ मरकरी, है ना। तो ये कॉलम में भी तो इसीलिए था, सो प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ मरकरी, P atmosphere gives 1 atmosphere generates the pressure on surface of mercury of Hg. We'll write like this. वो उस प्रेशर की वजह से इसके अंदर मरकरी जाएगा, तो मरकरी सपोज यहां तक जाएगा, ये मरकरी गया, तो बनने का यहां पर जो है प्रेशर जो है वो H आया मरकरी का प्रेशर। तो ये जो प्रेशर आएगा अपन इसको नहीं बोल सकते इस हाइट को कि वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, तो अपन कहेंगे इसमें नहीं बोल सकते अपन, वो इट इज सो। जब अपन ने ये ट्यूब लिया था खाली ट्यूब, तो खाली ट्यूब के अंदर क्या था, एयर थी, ठीक है। खाली ट्यूब के अंदर एयर था। अब अगर खाली ट्यूब के अंदर एयर था तो विल से दैट वो एयर कैन नॉट पास थ्रू द मर्करी, व्हाई वी टेक मर्करी है, सो व्हाई वी टेक मर्करी लिक्विड, रीजन टू टेक mercury for calculation of pressure, for calculation of pressure, ठीक है। तो उसका एक रीजन होता है गैसेस कैनॉट पास थ्रू मर्करी बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी, गैसेस कैनॉट पास थ्रू मर्करी ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी, ठीक है ना, ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी। उसका डेंसिटी होता है that is D is equal to 13.6 gram per centimeter cube. That was the density of mercury, ठीक है ना। और दूसरा होता है कि mercury is inert towards gases, towards all gases. थर्ड होता है mercury doesn't stick on the glass tube, do not stick on glass walls, ठीक है ना, वो स्टिक नहीं होता है। दिस वाज द रीजन कि अपन मरकरी को लेते हैं, कोई दूसरा लिक्विड नहीं लेते हैं, रादर देन द मरकरी इज पॉइजनस इन नेचर, ठीक है ना, तब भी अपन मरकरी को ही लेते हैं। तो अपन कहेंगे भाई ऐसा क्यों, इसमें जो हाइट आएगा वो 76 नहीं आएगा, H is not equal to 76, therefore H is जो हाइट होगा ना, that is here the H is not equal to 76, H is not equal to 76 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो H होगा वो 76 सेंटीमीटर नहीं होगा, वो क्यों, क्योंकि जब आप इसको इन्वर्ट करके ऐसे लिखोगे ना, तो अंदर जो इसके अंदर क्या होगा, एयर भी होगा, इसके अंदर एयर भी होगा। जैसे अपन बकेट में क्या करते हैं, आप एक मग ले लो और उसको मग को अपन पानी के अंदर ऐसे इन्वर्ट करो और टब के अंदर जो पानी रखा हुआ पानी में अंदर की तरफ पुश करो उसे, तो आप जैसे जैसे अंदर की तरफ जाओगे आपको ज्यादा प्रेशर लगाना होता है उसको पुश करने के लिए। रीजन, क्योंकि जो अंदर पानी जा रहा है उसको जो मग के अंदर एयर था उसको भी पुश करना पड़ रहा है, उसका प्रेशर इंक्रीज करना पड़ रहा है। जैसे अपन मग को अंदर करते हैं और बाद में अपन ऐसे करते हैं तो एक बड़ा बड़ा सा बबल बाहर आता है, बिकॉज दैट इज एयर प्रेजेंट इन दैट। उसके अंदर जो हवा थी वो हवा उसे, क्योंकि जब अपन उसको अंदर की तरफ पुश करेंगे तो जो उस अंदर हवा थी ना पहले से, वो हवा भी अपन को उसका भी प्रेशर बढ़ना है, क्योंकि तभी अंदर जाएगा ना पानी। तो जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे तो प्रेशर बढ़ता है,
लिक्विड्स में। तो अपन क्या कहेंगे, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि भाई अगर मान लो यहां पर, तो अपन क्या करेंगे, देखो ये जो एयर जो है, यहां पर जो एयर होगा, ये एयर मरकरी को पुश कर रहा होगा नीचे की तरफ। तो ये एयर मरकरी को नीचे की तरफ पुश करेगा। मरकरी का डेंसिटी और वेट है तो वो भी नीचे की तरफ पुश करेगा, लेकिन एयर जो है, जो प्रेशर ऑफ द एयर जो है वो ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। मतलब अपने पास दो डायरेक्शन में लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं फोर्सेस। एक फोर्स अपन को नीचे की तरफ लग रहा है जो एयर से लग रहा है, और एक फोर्स मरकरी की वजह से नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन प्रेशर ऑफ द एयर, मतलब ये मरकरी के लिए है ये वाला, तो ये नीचे की तरफ लगा रहा है अपना फोर्स। मैं अंदर ही बना देता हूं ताकि आपको बाहर ऐसा ना लगे कि फिर ये क्या बना हुआ। एयर नीचे की तरफ पुश कर रहा है, मरकरी नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो टोटल जो प्रेशर आएगा ना इसमें, प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। क्योंकि अगर ये ज्यादा हुआ इससे तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, अगर ये दोनों का प्रेशर टोटल ज्यादा होगा तो फिर इससे बाहर आना चाहिए था। तो फिर ये प्रेशर अपन बैलेंस कर देंगे। तो प्रेशर बैलेंस करेंगे तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर या फिर एयर, दैट विल बी इक्वल टू, एयर मतलब एटमॉस्फेयर होगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर दैट इज ऑफ मर्करी कॉलम। सो प्रेशर ऑफ मर्करी कॉलम plus pressure of the gas present inside this, that is air. So pressure, that is a gas, अपन इसमें air को gas ले रहे हैं, that is a gas we are assuming. तो inside the vessel, तो ये total pressure of atmosphere जो होगा, अपन इसको atmosphere लिख रहे हैं। Pressure of the atmosphere will be equal to pressure of mercury column, pressure of the gas, what we are assuming. मैं उसको एयर वर्ड को हटाता हूं वहां से, वरना वो अपन को कंफ्यूज ना करे कि आप यहां भी एयर लिख रहे हो वहां भी एयर लिख रहे हो, ये है क्या, ये लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू कि भाई ये जो एटमॉस्फेयर से प्रेशर लग रहा है वो इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। अगर ये ज्यादा हुआ तो अभी ये और ऊपर जाता, अगर ये दोनों ज्यादा होते तो फिर ये बाहर आते। तो इक्विलिब्रियम में रुक गया, इसका मतलब है इन दोनों का प्रेशर, इन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर हो गया, तो बैलेंस होकर रुक गया। then this will be called as faulty barometer। क्यों faulty barometer? क्यों? क्योंकि जो हाइट इसमें आएगा ना बैरोमीटर में, that has a fault। इसमें फॉल्ट नहीं था, पूरा फिल करने के बाद इन्वर्ट किया तो अंदर कोई एयर नहीं हो सकता, जो भी हाइट आएगा इट इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दिस इज नॉट अ फॉल्टी बैरोमीटर, दैट इज कॉल्ड अ फॉल्टी बैरोमीटर। इसको अपन फॉल्टी बैरोमीटर कहते हैं, फॉल्टी बैरोमीटर। ठीक है ना, इसको अपन फॉल्टी बैरोमीटर कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वी कैन से दैट इज, इस पर आते हैं, देखते हैं बिल्कुल क्या करना है। ठीक है, अब सपोज विल से दैट अगर हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है तो हाउ टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द वेसल। अगर कोई वेसल अपन को गिवन है तो उसका प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो सेकंड विल राइट दैट द प्रेशर ऑफ द वेसल, प्रेशर ऑफ गैस इन वेसल या कंटेनर और कंटेनर is calculated by manometer, calculated by manometer, मैनोमीटर। हम सब ने मैनोमीटर देखा हुआ है। अगर हम अज्यूम कर लें कि कार का टायर जो होता है वो वेसल है या कंटेनर, अपन उसे बोल सकते हैं। अगर कार का टायर को हम कंटेनर या वेसल बोलते हैं, ठीक है ना, तो फिर जो पेट्रोल पंप पे हम हवा चेक करवाते हैं ना टायर का, एयर चेक करवाते हैं, एयर प्रेशर, तो जो जिससे हवा चेक करता है वो दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। कभी कभी आपने रोड साइड पे एक छोटा सा मशीन देखा होगा, उसमें छोटा सा पाइप होता है और एक ऐसे ना मशीन लगा होता है, वो उससे चेक करता है और वो नीडल डिक्लेयर करता है, दैट इज ऑल्सो मैनोमीटर। अभी तो डिजिटल मैनोमीटर दिखता है एट पेट्रोल पंप्स में, डिजिटली अपन को दिखता है 32, 33, 38 लाइक दैट। तो वो डिजिटल मैनोमीटर।
तो दे आर कॉल्ड मैनोमीटर्स। तो उसमें क्या वॉल्यूम ऑफ द टायर, हमको टायर का उसमें कितना प्रेशर है, वो प्रेशर हम कैसे देखते हैं, मैनोमीटर्स से। देयर इज अ मैनोमीटर। तो हाउ टू यूज द मैनोमीटर? जनरली मैनोमीटर आर ऑफ टू टाइप्स। एक अपन वो मैनोमीटर जिसमें हमको प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम कैलकुलेट करना है, और एक वो मैनोमीटर जिनमें अपन 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो मैनोमीटर दो टाइप से लिख सकते हैं अपन। एक होगा क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, ठीक है ना, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में क्या होगा, विल राइट दैट कि भाई जैसे अपने पास एक वेसल है, कोई भी एक वेसल ले लेते हैं अपन, ऐसे एक वेसल बना लेते हैं और इसमें अपन गैस को फिल करेंगे, ठीक है। इसमें गैस होगा और फिर इसको अपन एक मैनोमीटर से ज्वाइन कर देंगे, है ना। इस गैस को अपन मैनोमीटर से ऐसे ज्वाइन कर देंगे और इसको भी अपन एक मैनोमीटर से ज्वाइन कर लेते हैं भाई, ये मैनोमीटर, और इसको यहाँ पर क्लोज रखेंगे। अब अपन पहले क्या करेंगे, इसमें मरकरी फिल करेंगे। इसमें तो इसमें एक पर्टिकुलर हाइट तक मरकरी होगा। मैं तो इसको ना थोड़ा बड़ा बनाना चाहता हूँ ताकि अपन को, क्योंकि उसी में तो कैलकुलेशन चेक करना है, तो ऐसा ना हो कि अपन उसमें कैलकुलेशन ना चेक देख पाए, है ना। तो अपन थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये मैनोमीटर ऐसा बना लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो अपन को कैलकुलेशन भी दिखेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखे अपन को, इसलिए मैंने बड़ा बना लिया। अपन पहले क्या करेंगे, ये बंद है, गैस उसमें है लेकिन ये बंद है नॉब। इसमें पहले अपन और क्लोज्ड एंड है तो इधर से बंद होगा ये। इसमें से अपन पहले क्या करेंगे, मरकरी फिल करेंगे। ये मरकरी मैंने फिल कर लिया और अपन पूरा मरकरी इधर तक लेके जाएंगे। पहले इस ट्यूब को अपन, क्योंकि ये वेजल होगा तो इस ट्यूब को अपन ऐसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे टायर को इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन मरकरी को क्या करेंगे, यहां तक लेके जाएंगे ताकि यहां पर कोई भी गैस नहीं होना चाहिए, इधर वैक्यूम है। अगर यहाँ गैस होगा तो फिर फॉल्टी बैरोमीटर हो जाएगा, अपन को पता है, फिर फॉल्ट आना शुरू हो जाएगा। हमें जिसका प्रेशर कैलकुलेट करना है उसके अलावा बाकी खाली जगह में वैक्यूम होना चाहिए, तो अपन वैक्यूम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये बैरोमीटर में कि भाई अब हमें गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या करेंगे कि भाई गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो ऑन ओपनिंग द नॉब, है ना, ऑन ओपनिंग द नॉब, नॉब को अपन ओपन करेंगे। सो ऑन ओपनिंग नॉब द गैस पुश द मर्करी। On opening the knob, the gas pushed the mercury in column. अगर मरकरी को पुश करेगा इन द कॉलम, तो ये यहां से क्या करेगा, जब अपन ओपनिंग ओपन करेंगे ना इस नॉब को, तो यहां से गैस इस मरकरी को पुश करेगा और इधर हाइट बढ़ेगा। हम क्या करेंगे, हम इधर कैलकुलेट करेंगे कि सपोज करते हैं दिस इज द न्यू हाइट, ये ओल्ड हाइट होगा और ये न्यू हाइट है, ये न्यू हाइट, ये न्यू हाइट। तो अपन क्या करेंगे कि इधर ऑब्वियसली बात है, ये पुश करेगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे भी आएगा, ये ओल्ड, ये न्यू हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो इक्विलिब्रियम हाइट जनरेट होगा, इनमें ये न्यू हाइट, इक्विलिब्रियम हाइट जनरेट होगा, इसके एच को कैलकुलेट करेंगे, ये मरकरी हाइट को अपन कैलकुलेट करेंगे। ये जो हाइट अपने पास आएगा ना, दैट हाइट इज द प्रेशर, एच इज द प्रेशर इन mm ऑफ मरकरी। ये जो भी अपन को सेंटीमीटर या mm जो भी स्केल गिवन होगा इस पे, उससे कैलकुलेट कर लेंगे मरकरी का, टू गेट द डिफरेंस इन हाइट।
in mercury level as h centimeter ले लेते हैं of mercury. तो h सेंटीमीटर ऑफ मर्करी होगा तो ऑब्वियसली बात है वी आर एबल टू कैलकुलेट द हाइट. तो यहां से अपन को हाइट मिल जाएगा कि भाई कितना प्रेशर इसके अंदर है सो दैट दिस डिफरेंस कम्स. हम उस साइड को प्रेशर में लिख लेंगे. दैट इज हर मर्करी कॉलम का प्रेशर हो जाएगा डॉक्टर mm ऑफ मर्करी. ठीक है ना. सो ये जो फोर्स लगाएगा ना वी नो दैट थोड़े छोटे छोटे फॉर्मूले भी अपन को पता है. फोर्स इज इक्वल टू होता है क्या होता है. फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर लिख लेते हैं अपन. प्रेशर से कोरिलेट कर लेते हैं अपन. प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है भाई. P इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया ना होता है. सो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया. है ना. राइट. और फोर्स को अपन वैसे भी लिख सकते हैं ना. मास इनटू लिख सकते हैं ना अपन. मास इनटू एक्सीलरेशन. तो फोर्स को अपन मास इनटू एक्सीलरेशन पे लिख सकते हैं. है ना. सो दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना. राइट. और एरिया को अपन ए स्क्वायर लिख सकते हैं. ऐसे लिख सकते हैं. राइट. तो मास को अपन क्या लिख सकते हैं. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं अपन. तो मास को लिख सकते हैं अपन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. और डेंसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं. डेंसिटी लिखेंगे. वॉल्यूम को अपन लिख सकते हैं दैट इज ए क्यूब. सो अपन एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं. एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं. तो रहेगा ही रहेगा. डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कर सकते हैं. ए स्क्वायर तो एरिया था ना. ये अपन एरिया ही रहने देते हैं. ये तो कैंसिल हो जाएगा. तो मैं फोर्स को और लेंथ जो होता है वो ये हाइट होता है. लेंथ फोर्स जो इसने जनरेट किया दिस इज द लेंथ. तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं. दैट विल बी इक्वल टू डी इंटू एच इंटू जी. दैट इज द फोर्स. मतलब अगर मुझे किसी का डेंसिटी पता है और इसका डेंसिटी तो अपन को पता है मरकरी का कितना होता है. अभी लिखा था मैंने 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर. जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच इज द हाइट इन द कॉलम. तो मैं प्रेशर को ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ. प्रेशर विल बी इक्वल टू दैट इज डी जी एच वेयर एच इज इक्वल टू डी इज द डेंसिटी ऑफ द where D is the density of liquid. मरकरी का 13.6 होता है ग्राम पर सेंटीमीटर के ऊपर. G is equal to 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर के ऊपर. G is acceleration due to gravity. And H is the height in the column. Height in column of liquid. पता मैंने ये क्यों बताया तुमको. अदरवाइज हमको हाइट तो ले ही रहे थे ना mm ऑफ मरकरी. भाई कभी कभी ऐसे भी हो सकता है. मेरी मर्जी में तो इसमें मरकरी नहीं वाटर लूंगा. अब बताओ क्या करें. मैं तो इसमें वाटर लूंगा. वाटर भी तो पुश करेगा. वाटर को भी तो पुश करता है. अभी आप वो मग का एग्जांपल दे रहे थे ना. यार वाटर को भी तो पुश करता है. वाटर की भी तो हाइट चेंज होगी भाई. अगर इधर वाटर होगा तो गैस तो उस वाटर को भी पुश करेगा और ऊपर लेके जाएगा. क्योंकि आपने अभी एग्जांपल भी दिया था कि टब में पानी भरो. इधर तक पानी का लेवल है तो पानी के लेवल से कैपिलरी में ऊपर तक रहेगा पानी. बिकॉज वाटर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो हाइट बढ़ेगा. अपन ने इसमें मरकरी ही क्यों रखा. वाटर रख लेते. अगर वाटर होता ना इसमें मरकरी की जगह तो ये ट्यूब का हाइट हमें कम से कम 15 मीटर रखना पड़ता. 15 मीटर्स बोल रहा हूँ. मीटर्स कितना
15 मीटर। वो क्यों? क्योंकि वाटर का डेंसिटी बहुत कम है ना, तो उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है, ये बहुत ऊपर तक जाता है। वाटर का डेंसिटी बहुत कम है। भाई फिर हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, एक्सीलरेशन ड्यू टू अपन को पता है ग्रेविटी। प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर होता तो अपन क्या करेंगे, मैंने ये वाला पार्ट आपको इसलिए बताया, भाई ये बताया क्यों, ताकि आप एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट कर पाओ। कैसे कन्वर्ट करूंगा एमकेएस यूनिट? डेंसिटी को एमकेएस में कन्वर्ट करो, केजी पर मीटर के रूप में। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 10 होता है, 9.81 होता है एमकेएस में, और एच आप मीटर्स में लोगे, तो ये जो प्रेशर आएगा ना, दैट विल बी एमकेएस यूनिट, पास्कल। किसमें होगा? पास्कल में होगा, बट वो भी कन्वर्जन अपन को डायरेक्टली पता है। ठीक है, मैं आपको इसका यूज बताऊंगा, बट वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट इन द कॉलम। बट मरकरी में हमको ये फायदा होता है, जो भी हमको मरकरी कॉलम में सेंटीमीटर या मिलीमीटर गिवन होता है, हम उसी को ले लेते हैं प्रेशर, दैट्स व्हाई वी राइट mm of mercury, 760 mm of mercury. 1 atmosphere is equal to 760 mm of mercury, या 1 atmosphere is equal to 76 centimeter of mercury. तो we can write that, ये तो था क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। अब अपन बात करते हैं कि ओपन एंड मैनोमीटर होगा तो कैसे करेंगे अपन का कैलकुलेशन, गैस के प्रेशर का कैलकुलेशन कैसे करना है वो देखते हैं। अगर अपने पास ओपन एंड मैनोमीटर गिवन होगा तो व्हाट विल राइट, ठीक है, तो विल से दैट ओपन एंड मैनोमीटर, तो बी पार्ट ओपन एंड मैनोमीटर, ठीक है ना। ओपन एंड मैनोमीटर में अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे दैट इज, भाई इसमें बस ये एंड ओपन होगा, दैट इज ओपन एंड मैनोमीटर। सो अपने पास ऐसे, फिर अपन वही बना लेते हैं, भाई एक वेसल है अपने पास, ऐसे बना लो आप, मतलब जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाओ, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो बनाओ। फिर मैनोमीटर बना लेते हैं अपन, ओपन एंड मैनोमीटर। इस बार अपन इसमें ओपन एंड रखेंगे, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अपन ओपन एंड रख रहे हैं, ठीक है, ये ओपन है, इधर अभी बंद है ये नॉब, ये भी बंद है, इसमें गैस बढ़ है, अपन ने मरकरी रखा हुआ है इसमें, ये मरकरी। अपन को एक बात पता है, अगर ये ओपन एंड मैनोमीटर है तो यहां पर प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करके आपने ये वेदर, ये लेवल बनाया ना, ठीक है ना, मतलब क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर भी तो पुश कर रहा होगा ना इस मरकरी को, तो आपने इसको यहां तक रखा हुआ है, इसका मतलब है ये प्रेशर कंसीडर करके आपने बनाया हुआ ये लेवल, क्योंकि इसके अंदर एयर होगा और एयर 1 एटमॉस्फेयर पे उसको पुश कर रहा होगा मरकरी को ऊपर की तरफ, तो वो कंसीडर करके आपने ये लेवल बनाया। अब अपन क्या करेंगे, ऑन ओपनिंग द नॉब, ओपनिंग द नॉब, अपन नॉब को ओपन करते हैं, ये वाला, तो यहां पे गैस इसको पुश करेगा, यहां पर प्रेशर ऑफ द गैस बोल रहे हैं, प्रेशर ऑफ द गैस, जैसे इसमें भी अपन ने प्रेशर ऑफ द गैस लिखा, तो यहां पर तो अपने पास प्रेशर ऑफ द गैस जो था, इसमें जो आया था अपने पास, सो इस वाले में प्रेशर ऑफ द गैस will be equal to pressure in the of the height in the column, mercury height in the column, वो था अपने पास pressure of mercury in the column या height in the column, अपन ने जितना हाइट आया वही प्रेशर था, क्योंकि जब अपन इसे ओपन करेंगे तो जितना इसने पुश किया उतना वो ऊपर गया, जो डिफरेंस आया दोनों में दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। इधर अपन क्या करेंगे, सो ऑन ओपनिंग द नॉब, इसका प्रेशर, इफ pressure of gas is greater than atmospheric pressure, इसको अपन कॉलम ए,
इसको A लिख लेते हैं, इसको B लिख लेते हैं. Then column A move downward. Column A will move downward. Then mercury in column A move downward. And B moves upward. अगर इसका प्रेशर ज्यादा होगा 1 एटमॉस्फेयर से, अगर 1 एटमॉस्फेयर से कम हुआ तो फिर इसका इधर अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा. अगर इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम हुआ तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा पुश करेगा, इसका प्रेशर कम है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा बैलेंस करने के लिए. लेकिन अगर इसका प्रेशर ज्यादा है तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा. तो अपन कहेंगे ये नीचे जाएगा, है ना, डाउनवर्ड जाएगा, और ये ऊपर की तरफ जाएगा. मान लो अपने पास डिफरेंस ऐसे आया, ये H1 आया अपने पास डिफरेंस, ये डिफरेंस ऐसे आया. देन प्रेशर ऑफ द गैस, जो गैस का प्रेशर होगा ना, अपन कहेंगे भाई बैलेंस्ड होना चाहिए. गैस इधर पुश कर रहा है, मरकरी को भी पुश करना पड़ रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी पुश करना पड़ रहा है गैस को. मतलब गैस अगर इसको नीचे तभी ले जा सकता है ना जब इसको ऊपर ले जाए, तो इसको ऊपर ले जाएगा तो इसको अपोज कर रहा है ना. मतलब प्रेशर ऑफ द गैस मरकरी कॉलम का हाइट भी रहेगा और 1 एटमॉस्फेयर भी रहेगा, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था और मरकरी भी इधर जाना चाहता है. लेकिन गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए अपन कहेंगे प्रेशर ड्यू टू मरकरी इन द हाइट इन द कॉलम, ये H की वजह से, दैट इज H1 प्लस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मरकरी. पहले क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था बस. लेकिन अब गैस को मरकरी कॉलम में भी प्रेशर लगाना पड़ रहा है और एटमॉस्फेयर. अगर ये बंद होता है यहां से तो अपन इसको हटा लेते तो इसके बराबर हो जाता. लेकिन अभी ये ओपन है तो ऑब्वियस सी बात है गैस का प्रेशर कितना होगा, हाइट इन द कॉलम तो रहेगा ही रहेगा. अभी जो खुला हुआ है उसकी वजह से जो प्रेशर एटमॉस्फेयर पे लग रहा था उसको भी गैस को पुश करना होगा ऊपर की. ये प्रेशर इन द मरकरी कॉलम है, राइट. If the pressure of the gas is less than pressure of atmosphere, then the mercury in column A move upward and column B downwards. वो डाउनवर्ड जाएगा. तो फिर क्या करेंगे, फिर ये हाइट बढ़ेगा इधर. तो अपन कहेंगे प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू हाइट इन द मरकरी कॉलम. अपन कहेंगे फिर तो ये ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा है तो मतलब इसका प्रेशर प्लस हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, दैट विल बी द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर. तो अपन क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर से उसको माइनस कर लो. ये अपन ऐसे कर लेते हैं भाई, देखो ये इधर को पुल कर रहा है तो किसको बैलेंस करना पड़ रहा है उसे, प्रेशर ऑफ द गैस को, और मरकरी जो इधर ऊपर बढ़ेगा उसको बैलेंस करना पड़ रहा है. तो ये पुश कर रहा है, ये प्रेशर ऑफ द गैस हो गया. तो अपन कहेंगे प्रेशर ऑफ द गैस क्या होगा, फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से मरकरी कॉलम में प्रेशर ऑफ द गैस जो होगा वो एटमॉस्फेयर से अपन को माइनस करना पड़ेगा इसको. सो प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर माइनस जो हाइट इन द मरकरी कॉलम आया, वो हो जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस. तो प्रेशर ऑफ द गैस 1 एटमॉस्फेयर से कम है तो एटमॉस्फेयर ने इसको पुल कर दिया इधर. कितना कम है, जितना ये हाइट H2 जनरेट होगा. यहाँ पर हाइट जैसे A में अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो हाइट जनरेट होगा H2 सपोज. तो ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, तो सपोज वो H2 हाइट रहता तो अपन उसको क्या बोलते हैं, वो प्रेशर कितना हो गया, तो इसका प्रेशर प्लस मरकरी का प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर. सो इसका प्रेशर प्लस मरकरी का प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर. समझ में आया.
एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब ज्यादा है, कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर ऑफ द गैस प्लस प्रेशर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, मर्करी कॉलम के बराबर। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, मर्करी कॉलम के बराबर। दैट इज हाउ वी कैन गेट। तो अगर अपन कहेंगे ठीक है, वी गॉट दैट कि भाई अपन को कैसे मैनोमीटर में प्रेशर अपन को चेक करने हैं, ओपन एंड मैनोमीटर एंड द क्लोज्ड एंड मैनोमीटर चेक किया अपन ने, ठीक है, कैलकुलेटेड बाय द मैनोमीटर है। अब अगर मान लो मेरे पास मेरी मर्जी का होगा, जैसे अपन को लिखना है हमारे पास नोट, इफ एनी अदर लिक्विड इज यूज्ड, अदर लिक्विड इज used in mercury column, in the column, then pressure is calculated as अपन क्या करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू DGH, ये था अपने पास। तो अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो इन एमकेएस यूनिट की बात करते हैं अपन, तो प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 101,325 पास्कल एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो अपन को पता। तो अपन क्या करेंगे, एमकेएस यूनिट में अगर अपन इसको पास्कल लिखते हैं तो 101,325 पास्कल will be equal to density, तो density of the liquid, तो मैं क्या करता हूं, ये 101,325 पास्कल आया कैसे इन केस ऑफ मर्करी ऑफ Hg। तो मर्करी के केस में अपन क्या लिखेंगे, दैट पास्कल विल बी इक्वल टू P विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्करी कितना होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ये कितना लिखेंगे अपन 981 है ना, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मल्टीप्लाई करेंगे अपन हाइट इन द कॉलम से ना, तो हाइट इन द कॉलम अपन कितना लिखेंगे, ये भी सेंटीमीटर, तो 76 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर्स में लिया। चलो इसको कैलकुलेट करो कितना आया, ये कितना आया कैलकुलेट करो, तो अपन कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो इसको कितना है अपने पास। अब भी एक बार कैलकुलेट करके देखो, तभी तो अपन को पता चलेगा कि क्या करना है अपन को। तो 13.6 मल्टीप्लाई बाय 981 और मल्टीप्लाई बाय कितना है 76, 101,3961 आ रहा है अपने पास, है ना, 101,3961.5 ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा और एग्जैक्टली मतलब उन्होंने कैलकुलेट, ठीक है, 76 सेंटीमीटर ये लिया हमने, तो अपने पास ये आया प्रेशर 101,325 जो अपन लिखते हैं ना, ये 396 आ रहा है अपने पास, तो 101 अपने पास आ रहा है, दैट इज 396.1.6 ई आ रहा है अपने पास, दैट इज 101,3961 है ना। सो इट इज डाइंस पर सेंटीमीटर, उस सेंटीमीटर में है तो फिर ये डाइंस में आएगा ना, है ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया अपने पास, और ये अपने पास डाइंस होगा, प्रेशर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सेंटीमीटर्स होगा। इसका अपन क्या करेंगे, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ना, दैट इज इक्वल टू होता है 10 डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको 10 से क्या कर लेता है अपन, ये 101 नहीं लिखा मैंने है इधर,
आप लोग ना कैलकुलेटर एक बार चेक कर लेना, मैं चाहता हूं कि ये इंटर कन्वर्जन आपको हमेशा याद रहे, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप एक बार कैलकुलेट करो। एक्चुअली ये 325 ही लिखना चाहिए, 101 3251 3251 इसके आसपास आएगा अपना आंसर, है ना? उतना ही आ रहा है ना? ठीक है भाई, सबने कैलकुलेट किया, मैंने भी कैलकुलेट किया, तो अपन इसको ऑलमोस्ट ये अपन चलो कोई बात नहीं, यही लिख लेते हैं। 96 आ रहा था, मैंने भी कैलकुलेटर से किया ताकि तुमको अपन को पता तो रहे कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अटेंडेंस ले लेंगे वो जो मोबाइल देना। तो ये है अपने पास, तो ये ना इसको अपन को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना है, तो ये हो जाएगा 101396.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास प्रेशर, है ना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा अपने पास। एक मिनट में अटेंडेंस ले लूं ताकि मैं अटेंडेंस पेरेंट्स को भी भेज सकूं ना। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब ना ये अपन ने क्या किया, 96 आ रहा है एग्जैक्ट कैलकुलेशन में, क्योंकि इसके बाद भी कुछ नंबर्स होते हैं, है ना? इसको अपन 1 कर लेते हैं, उस 1 की वजह से थोड़ा सा चेंज आ रहा है, अदरवाइज इट विल बी एग्जैक्ट। ठीक है ना? तो विल से दैट, चलो ठीक है, वी गॉट दैट कि भाई 321 पास्कल, इसको कैसे इंटर कन्वर्ट करना है वी नो दैट। अब अपन क्या करेंगे, इसको ना 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, दिस इज अराउंड 1 एटमॉस्फेयर, जो अपने पास ये आ रहा है, दिस इज अराउंड 1 एटमॉस्फेयर, वी गॉट इट, क्योंकि अपन ने पहले भी यही लिखा हुआ है ना? This is almost nearly equal to 1 atmosphere. So we'll write this as 1 atmosphere. 1 atmosphere लिख सकते हैं पहले से, and that will be equal to 1.01396 बार, वो 325 बार लिख लेते हैं अपन उसको। अब सपोज करते हैं कि मुझे ये जो प्रेशर है, कोई दूसरा लिक्विड यूज करेंगे तो अपन क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, आप दूसरा लिक्विड यूज करोगे तो ये वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये तो वही रहेगा ना, ये वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये एमकेएस में आ जाएगा, ये 9.18 नहीं था, 981 था, अपन ने पहले सीजीएस में कैलकुलेट किया था, तो ये वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये तो वही रहेगी ना, सिर्फ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड चेंज होंगे और हाइट चेंज हो जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर मुझे दूसरे लिक्विड को, एक प्रेशर ड्यू टू मर्करी लिख लेंगे अपन, फॉर अदर लिक्विड्स, मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूं, फॉर अदर लिक्विड्स, फॉर अदर लिक्विड्स मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है दूसरे लिक्विड का मर्करी में, तो अपन कहेंगे उसका प्रेशर मुझे गिवन है, प्रेशर ऑफ लिक्विड, उसको अपन को प्रेशर ऑफ मर्करी में कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे, अगर हमें कोई दूसरा लिक्विड गिवन होगा तो हम उसका प्रेशर मर्करी में कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि मर्करी में जो भी हाइट आता है उसी को अपन प्रेशर ले लेते हैं, यू सी दैट। भाई अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, तो मरकरी, ये प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर अपन को पता है, अपन 76 ले लेते हैं, और मरकरी अगर मुझे 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो 76 - 20 विल बी इक्वल टू
प्रेशर ऑफ द गैस। अपन मरकरी को डायरेक्टली उसी यूनिट में ले लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी ऑफ लिक्विड एंड एच ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के लिए हो जाएगा। और यहां पर अपन क्या कर लेंगे, डेंसिटी ऑफ मरकरी, जी ऑफ मरकरी, एच ऑफ मरकरी लिख लेंगे अपन। तो अपन डेंसिटी ऑफ जी तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, डी ऑफ लिक्विड एच ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डी ऑफ मरकरी एंड एच ऑफ मरकरी। और डी ऑफ मरकरी तो अपन को पता है कितना होता है, 13.6 सेंटीमीटर ना, ग्राम पर सेंटीमीटर। इसको भी ग्राम पर सेंटीमीटर में ले लेंगे और एच ऑफ मरकरी अपन कैलकुलेट कर लेंगे, एच ऑफ मरकरी कैलकुलेट कर लेंगे। तो एच ऑफ मरकरी जो आएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा अपने पास। ये सेंटीमीटर में यूज कर लेंगे, ये सेंटीमीटर में यूज कर लेंगे, ये सेंटीमीटर में आ गया, तो डायरेक्टली अपन फिर उसे कैलकुलेशन में यूज कर लेंगे। क्योंकि मरकरी का जो सेंटीमीटर होता है वो एटमॉस्फेयर से कोरिलेटेड होता है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। तो अपन किसी भी लिक्विड से नहीं करेंगे। अगर मान लो ऐसे है अपने पास वाटर के लिए, जैसे मैं बात कर रहा था, मान लो मेरी मर्जी मैं तो वाटर लूंगा, मैनोमीटर में वाटर लूंगा, तो हाइट कितना लेना पड़ेगा, मरकरी का हाइट था 76, ये वाटर होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1। तो देख लेते हैं कि हाइट वाटर में कितना होता है, अगर मरकरी में 76 है तो वाटर में कितना हाइट होता है, चलो कैलकुलेट करके देख लो सब में। तो 76 इंटू लेते हैं अपन कितना, 13.6 सेंटीमीटर। दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये डेंसिटी 1 होता है वाटर के लिए। तो मेरे पास वो जो वैल्यू आ रहा था ना, एच का वैल्यू, एच ऑफ लिक्विड है, वो मेरे पास आ रहा था, दैट इज 1033.6, मतलब मुझे 1.033 अपन मीटर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं उसे, मीटर्स में। ये आ रहा था अपने पास सेंटीमीटर, मतलब मरकरी अगर 76 है तो वाटर के लिए इतना बड़ा ट्यूब लेना पड़ता, मतलब 10.33 मीटर्स का ट्यूब लेना पड़ता। मतलब मैनोमीटर में जो अपन ऐसा ट्यूब लगा रहे थे ना, मैनोमीटर में ऐसे लिख के, और मरकरी अगर वाटर होता तो इधर कितना हाइट तक जाता वाटर, 10.33 मीटर्स तक, मतलब इतना बड़ा वो लगाना पड़ता अगर वाटर लेते तो। दैट इज हाउ आई एम राइटिंग द कैलकुलेशंस विद द अदर लिक्विड्स। अगर कोई दूसरा लिक्विड यूज करोगे तो कैसे कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। सो वी कैन यूज दैट कि अगर हमें कोई दूसरा लिक्विड भी गिवन होगा तो उसे अपन इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे लिक्विड। मैं ओपन एंड मैनोमीटर को और क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, अपन को ये पता चल गया कि भाई कैसे अपन प्रेशर ऑफ द गैस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, अपन क्वेश्चन टाइप का कुछ ले लेते हैं जिसमें अपन ये चेक करें कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रेशर, है ना। तो अपन एक एप्लीकेशन लिख लेते हैं इसमें, ठीक है ना। अपन एक एप्लीकेशन लिख लेते हैं इसमें। अगर मैं एक एप्लीकेशन लिखूंगा तो वी कैन राइट in a horizontal tube, in a tube placed horizontally, एक मेरे पास एक ट्यूब है जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, देयर इज अ मर्करी कॉलम इन दैट ट्यूब। मेरे पास एक ट्यूब है ऐसे, और इसमें एक मर्करी कॉलम है इस ट्यूब में, ये ट्यूब है और इसमें एक मर्करी कॉलम है, ये मर्करी कॉलम है। दिस इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये एक मर्करी कॉलम है जो 10 सेंटीमीटर का, इधर गैस प्रेजेंट है और ये ओपन है, ओपन एंड है, ये ओपन एंड है। तो अपन कहेंगे बताओ इस गैस का प्रेशर कितना होगा जब ये ऐसे रखा हुआ है। प्रेशर ऑफ गैस, pressure of gas will be equal to 76 centimeter.
इसका प्रेशर कितना होगा 76, क्योंकि अगर इसका प्रेशर कुछ और होगा 76 से ज्यादा होगा तो ये मर्करी कॉलम को उधर पुश करेगा। अगर इसका प्रेशर ज्यादा है, ये 76 से कम है, तो ये मर्करी कॉलम अंदर जाएगा, राइट। अगर भाई बैलेंस हो गए ना फोर्सेस, ये क्या कर रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है कितना 76 सेंटीमीटर, तो ये अंदर की तरफ जाना चाहिए ना। अगर इसका प्रेशर 76 नहीं है तो 76 से कम होगा तो ये अंदर आएगा, 76 से ज्यादा है तो ये बाहर पुश करेगा इसको, और 76 है तो एग्जैक्टली यही प्लेस रहेगा, है ना, वो एग्जैक्टली वही प्लेस होगा, राइट। अगर हम इसको व्हेन ओपन एंड अपवर्ड करते हैं, ये ओपन एंड अपवर्ड, ओपन एंड अपवर्ड, तो फिर मर्करी कॉलम क्या करेगा, इट विल बी लाइक दिस। फिर तो मर्करी कॉलम ऐसे हो जाएगा ना, ये मर्करी है ना, और यहां पर गैस है ना, तो अपन क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर इधर प्रेशर लगा रहा होगा, मरकरी, क्योंकि ये प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर होगा ना, वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा, मरकरी नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा, और गैस ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा। अगर गैस ऊपर की तरफ प्रेशर नहीं लगाएगा तो मरकरी कॉलम नीचे आ जाएगा। ये मरकरी कॉलम नीचे इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज गैस कैन नॉट पास थ्रू द मरकरी। तो मरकरी नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है, गैस ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर भी नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है, मतलब ये दोनों मिलके इस गैस पर प्रेशर लगा रहे हैं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, pressure of the gas will be equal to pressure of mercury plus pressure of the atmosphere, ये दोनों ही, ये pressure of the atmosphere, this is the pressure of the gas। अगर अपन कहेंगे सपोज करते हैं ओपन एंड डाउनवर्ड, ओपन एंड डाउनवर्ड, है ना, यह लिख लेता ओपन एंड डाउनवर्ड, ठीक है। और ये अपन को गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये 76 सेंटीमीटर, अगर ये 10 गिवन है और ये 76 गिवन है तो अपन बोल सकते हैं भाई 86 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा प्रेशर ऑफ द गैस। लिखा था आपने 10 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम। मरकरी में कन्वर्टेशन का यही फायदा है ना कि अपन डायरेक्टली मरकरी और एटमॉस्फेयर को 76 लेके कैलकुलेशन कर लेंगे। ओपन एंड डाउनवर्ड का मतलब है यूर टॉकिंग लाइक दिस, तो फिर यहां मरकरी कॉलम है, ये मरकरी कॉलम 10 सेंटीमीटर। अब अपन कहेंगे यहां पर गैस है, ये एटमॉस्फेयर है, तो अपन क्या लिखेंगे, अपन कहेंगे गैस नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है, ये भी नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, और प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ज्यादा होना चाहिए इन दोनों के प्रेशर से, वरना ये मरकरी कॉलम बाहर गिर जाएगा। मरकरी कॉलम बाहर इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ज्यादा रहा होगा इन दोनों से। तो अपन कहेंगे प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू, ये आप इन दोनों को ऐड कर लो, इसके बराबर कर दो, सो प्रेशर ऑफ द गैस प्लस प्रेशर ऑफ द मरकरी कॉलम इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये अपन बता सकते हैं। और प्रेशर ऑफ द गैस कितना होगा, तो अपन कहेंगे प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू प्लस मरकरी कॉलम कितना 10 सेंटीमीटर का है ना, तो 10 विल बी इक्वल टू 76, इसका मतलब है प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू 66 सेंटीमीटर, ये प्रेशर ऑफ द गैस।
अगर मरकरी की जगह कोई और लिक्विड होता तो हमें क्या फर्क पड़ता है, उस लिक्विड को मरकरी में कन्वर्ट कर लेते। थोड़े इससे पहले आपने यही तो बताया था कि अगर कोई दूसरा लिक्विड है तो कैसे कन्वर्ट कर लेना, प्रेशर इक्वल करके हाइट, उस लिक्विड के हाइट को 10 सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं मरकरी के हाइट में, वो आपने बताया। बस हमें डेंसिटी बता दो आप लिक्विड का, वो अपन कन्वर्जन आता है। तो सी में अगर अपन लिखते हैं सपोज द ग्लास ट्यूब इज tilted to some angle, मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, मेरी मर्जी में तो ऐसे लिखूंगा ऐसे। अब अपन ओपन एंड भी अपवर्ड रख सकते हैं, ओपन एंड डाउनवर्ड भी रख सकते हैं, चलो ऐसे रख लेते हैं ऐसे। अगर मैं ओपन एंड अपवर्ड रखता हूं और एक टिल्ट रख करता हूं हाइट पे, ऐसे रखा हुआ मैंने, तो इसमें मरकरी कॉलम होगा। अब अपन को अच्छे से पता है कि ये जो मरकरी कॉलम है, प्रेशर ऑफ द गैस ऊपर की तरफ लग रहा होगा, नहीं तो ये मरकरी कॉलम इधर आ जाएगा। मरकरी नीचे की तरफ आना चाहता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नीचे की तरफ लग रहा है। अब ये तो पक्का है कि प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ मरकरी कॉलम प्लस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मुझे पता है 76 है, ये कैसे कैलकुलेट करें? तो अपन कहेंगे देखो, अगर एग्जैक्टली ऐसे होता तो मैं पूरा 10 सेंटीमीटर ले लेता, क्योंकि फोर्स जो है वो एमजी नीचे की तरफ लग रहा होगा। लेकिन अभी अगर ये टिल्टेड है ऐसे, तो फिर जितना फोर्स मरकरी से नीचे लग रहा होगा यहां पर, जब ये वर्टिकल था, उससे यहां पर जब ये स्लाइंट होगा तब तो, क्योंकि इसका फोर्स जो होगा, जो फोर्स होगा इसका, वो ऐसे लग रहा होगा ना, फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा होगा ना, और ये इधर ऐसे है ना, तो अब ये थीटा कंसिडर करना पड़ेगा ना अपन को, जो फोर्स लग रहा होगा। भाई एग्जैक्टली ऐसे थोड़ी फोर्स लग रहा है, अब तो इसकी तरफ फोर्स लग रहा है ना, तो अपन क्या ले लेते हैं इसमें कैलकुलेट करने के लिए अपन साइन थीटा कंसिडर कर लेते हैं, है ना। तो अगर अपन साइन थीटा कंसिडर करेंगे तो वी नो दैट साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। हमको ये चाहिए, राइट ना। तो अपन क्या करेंगे, जो प्रेशर लगेगा अपने लिए परपेंडिकुलर, तो अपन कहेंगे ये अपने लिए कैलकुलेट करना, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो जाएगा हमारे लिए, तो हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। ये हाइपोटेन्यूज तो अपन को पता है 10 सेंटीमीटर, और थीटा अपन को गिवन होगा, सपोज करते हैं कोई भी थीटा अपन को गिवन होगा, तो वी आर एबल टू राइट दैट। तो वी कैन राइट दैट प्रेशर ऑफ द गैस will be equal to 10 sin theta plus we can write the pressure of the atmosphere, ऐसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन को क्या, दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। अब अपन को थीटा मिल जाए तो अपन कैलकुलेट कर देंगे कितना अपने, क्योंकि अगर ऐसे होता तो अपन को पता पूरा टाइम ले लेता, जैसे जैसे थीटा चेंज होता रहेगा ऐसे रहेगा, तो मरकरी कॉलम इसको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पे कोई प्रेशर नहीं डाल पाएगा, जो इसका प्रेशर होगा वो इसका प्रेशर होगा, वो बैलेंस्ड होगा। दैट इज हाउ वी कैन राइट द ओपन एंड अपवर्ड और ओपन एंड डाउनवर्ड, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मिल सकते हैं अपन को, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी मिलेगा उससे अपन कैलकुलेट कर लेंगे, अगर मिलेगा, क्योंकि ये सारा पार्ट ना मोस्टली फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में नहीं आता। केमिस्ट्री में ये सारा पार्ट मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आपको गैस के बारे में थोड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन रहे, हाउ टू कैलकुलेट द प्रेशर। बाकी अपन इससे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, इसमें और भी अपन को मिल जाएंगे क्वेश्चन, अगर शीट में कोई क्वेश्चन मिलेगा तो पढ़ेंगे अपन, मैं बताऊंगा उसको, इससे लेकिन आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब थोड़ा सा लिक्विड्स में ना और एप्लीकेशंस जो है वो अपन गैस लॉस पढ़ते हैं, और फिर डेली लाइफ में उनके जो एप्लीकेशन होंगे उसमें पढ़ लेंगे। तो पहले अपन गैस लॉ पे चलते हैं, और गैस, क्योंकि ये तो प्रेशर कैलकुलेशन कर रहे थे ना,
यूनिट ऑफ प्रेशर लिख रहे थे। तो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट था। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, अब अपन गैस लॉस की बात करते हैं। तो पहले अपन गैस लॉस में जो डिफरेंट गैस लॉस थे उन गैस लॉस को डिस्कस करते हैं। The first gas law we can write as Boyle's law. So we are going to write the gas laws. गैस लॉ में अपन पहले पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। बॉयल्स लॉ में वी नो दैट, अब बाय डेफिनेशन अगर अपन लिखेंगे तो स्कूल में थोड़ा ठीक ठाक ही डेफिनेशन लिखना होता है अपन को। अपन लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर the pressure exerted by the fixed mole of gas अब इसमें फिक्स्ड मोल मतलब मोल्स को आपने कांस्टेंट कर लिया। The fixed moles of gas is inversely proportional is inversely proportional to the volume occupied by the gas. To the volume occupied by the gas. Occupied by gas. Volume occupied by the gas. To the volume occupied by the gas. Inversely proportional to the volume occupied by the gas. So we'll say that pressure is inversely proportional to the volume occupied by the gas at constant temperature. Number of moles वैसे भी fixed रहेंगे. We've written that fixed mole of a gas. तो अपन लिखेंगे PV will be equal to constant. अपन उसको K ले लेते हैं where K is a constant. K is Boyle's constant. So प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब वी कैन राइट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो अपन कहेंगे इट इज लाइक दैट कि भाई सी ठीक है, अपन को ऐसे गिवन है, अपने पास एक वेसल है और उसमें गैस प्रेजेंट है, उसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, दिस वाला पिस्टन जिसको अपन मूव कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम सपोज V1 हो गया, ये 5 लीटर गिवन है मुझे, और मैंने फिर इसको, और इसका प्रेशर P1 था, P1 इज गिवन टू मी, दैट इज सपोज करते हैं अपन ये 2 एटमॉस्फेयर गिवन है। तो अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं, P1 इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर ले लेता हूं। ऑन कंप्रेशन इसको अगर मैं कंप्रेस करता हूं यहां तक, सपोज ये अपन ने इसको कंप्रेस किया, ये वॉल्यूम V2 हो गया, ये मैंने 3 लीटर लिया। तो अपन से पूछेंगे बताओ P2 कितना होगा, तो अपन लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। प्रेशर अपन को गिवन था 2 और वॉल्यूम अपन को गिवन था 5। अभी अपन को वॉल्यूम गिवन है 3, तो अपन इसको लिख लेंगे P2 विल बी इक्वल टू, जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू 10/3, ये आ जाएगा एटमॉस्फेयर। अगर आप वॉल्यूम को कम करोगे तो प्रेशर बढ़ गया है, ये प्रेशर बढ़ गया आपका।
दैट इज बॉयल्स लॉ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कंप्रेस करने से ऑब्वियस सी बात है कोलाइजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस विल इंक्रीज, तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन वो टेम्परेचर विल बी लॉस्ट इन द सराउंडिंग एंड द वॉल्यूम जो कम किया अपन ने उससे प्रेशर में क्या चेंज आया, बिकॉज टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है अपन को, तो ऐसे अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ये इक्वेशन अपन को गिवन है। अब इसमें कुछ अपन ग्राफ लिख लेते हैं भाई, कि अपन किस टाइप से अपन को ग्राफ पूछ सकते हैं, तो ग्राफ देख लेते हैं अपन। सो मैं कुछ ग्राफ बना देता हूं, यू हैव टू टेल मी दैट दोस ग्राफ फॉलो द बॉयल्स लॉ और नॉट। तो अगर अपन को पीवी के ग्राफ है, सपोज प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ गिवन है, तो एक मुझे पीवी का ग्राफ ऐसे गिवन है, क्या ये प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ होगा, ये अपन को बताना है। पीवी का ग्राफ अगर मुझे ऐसे गिवन है तो क्या ये पी और वी का ग्राफ होगा। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, एक मुझे ग्राफ ऐसे गिवन है, तो क्या ये प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ पॉसिबल है। बॉयल्स लॉ का ग्राफ, एक ग्राफ में ऐसे लिख लेता हूं, लॉग ऑफ पी और लॉग ऑफ वी का ग्राफ गिवन है, और मुझे ऐसे गिवन है द स्लोप विल बी इक्वल टू -1। चलो इसका अपन ऐसे नहीं लिखते, बस मुझे ग्राफ गिवन है। फिर मुझे एक ग्राफ ऐसे गिवन है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ गिवन है, और मुझे बताना है क्या ये ग्राफ सही है। इसमें टेम्परेचर T1 है, इधर T2 है, और मैं लिख रहा हूं T2 इज ग्रेटर देन T1। और इधर मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक और ग्राफ लिख सकता हूं जिसमें अपन ऐसे लिख लेते हैं, ये पीवी था, यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, और ये P अपन को गिवन है, और इसमें मुझे गिवन है T2 इज ग्रेटर देन T1। इनमें से कौन सा ग्राफ बॉयल्स लॉ के लिए करेक्ट होगा, ये बताना है अपन। बॉयल्स लॉ का कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, ये अपन को बताना है। विल राइट द नंबर्स। ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है, ग्राफ 3 है, ग्राफ 4 है, 5 है, और ग्राफ 6 है। तो 6 ग्राफ्स हैं अपने पास। 6 ग्राफ है अपने पास। Six is correct or all 6 is correct? मतलब आपको ये बताना है कि 6 करेक्ट है या ऑल 6 करेक्ट है। आपने सिर्फ 6 करेक्ट लिखा हुआ है। The sixth one is correct, okay. बाकी मुझे भी करेक्ट नहीं लग रहा है।
फिफ्थ वन इज करेक्ट। चलो ठीक है, अब मतलब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि तुम लोग भी काफी कैलकुलेट कर रहे होगे, लेकिन बस ये है कि कौन बताए पहले ये देखना है अपन को। मतलब ऑल 6 आर करेक्ट। ठीक है, अब जब बनाए हैं तो ऑब्वियसली बात है, मतलब ऑप्शन देते तो 4 देते, 6 थोड़ी देते। चलो कोई बात नहीं, बट हाँ है ना आपको। चलो मैं देखते हैं, देखते ये इसलिए करेक्ट है, हाई प्रेशर होगा ना तो वॉल्यूम बहुत छोटा होगा। ठीक है ना, मैं इस पर तो ऑल 6 आर करेक्ट। अपन उसको बस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो अपन के ग्राफ के क्वेश्चंस अपन से सॉल्व हो जाएंगे फिर। ठीक है ना, अपन देख, अपन क्या करेंगे कि भाई जब वॉल्यूम बहुत कम होगा तो प्रेशर बहुत हाई होगा, लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम बड़ा होगा ना तो प्रेशर कम होता जाएगा। तो प्रेशर ऐसे कम नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट वाले ग्राफ्स हमेशा कर्व में आते हैं। अगर प्रोडक्ट में आप पी और वी का ग्राफ बनाओगे तो हमेशा कर्व में आएगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ तब आता है जब अपन कहते हैं पी प्लस वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो अपन कहते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये पी और वी का ग्राफ था और प्रोडक्ट था दोनों का, तो वो कर्व आना ही था, क्योंकि वॉल्यूम आप कितना भी बड़ा कर दो भाई, अब वॉल्यूम कितना भी बड़ा कर दो, क्या आप कभी बोल सकते हो उसमें कि प्रेशर 0 हो जाएगा? नहीं। अब वॉल्यूम कितना भी बड़ा करो, गैस तो उसमें रहेगा ही रहेगा। सो मैं उसको वैक्यूम नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रेशर 0 सिर्फ वैक्यूम में हो सकता है। और अपन वॉल्यूम को कितना भी बढ़ाते रहे, प्रेशर नेग्लिजिबल चेंज होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया एक टाइम के बाद, लेकिन 0 कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर उसके अंदर गैस है तो वैक्यूम कभी अज्यूम नहीं कर सकते अपन उसको। ठीक है ना, इसलिए ये कर्व सही है। दूसरा, आपने ये कब लिखा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। करेक्ट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, है ना? करेक्ट है, आपने 1/v लिखा ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये छोटा वैल्यू होगा, तो प्रेशर उतना कम होगा। और 1/v बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। 1/v कब बढ़ेगा, ये कब बढ़ेगा, वॉल्यूम छोटा होगा, वॉल्यूम छोटा होगा प्रेशर बढ़ेगा। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऑब्वियसली बात है, आपने तो लिखा ही है प्रोडक्ट ऑफ पीवी इज इक्वल टू रिमेन कांस्टेंट। इन दोनों में से किसी को भी चेंज करो, दोनों में से किसी को भी चेंज करो, इसको या इसको, प्रोडक्ट दोनों का बराबर रहेगा। तो दोनों में से किसी को भी चेंज करो, दिस इज नथिंग बट के। आपने ऐसे लिखते हैं अपन ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट ले रखा है आपने, तो आर तो कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट ना, तो ये वैल्यू जो के है ना, के इज नथिंग बट द एनआरटी। के में टेम्परेचर भी है, आर भी है और एन भी है, दैट इज अ पॉइंट। आप उसको कांस्टेंट लिख रहे हैं, मैं सारे लॉस को इसी से कैलकुलेट कर दूंगा। तो अलग अलग इसलिए पढ़ रहे हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन भी हो जाए और अपन को ग्राफ भी पता चले। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो पीवी बढ़ेगा। हाँ, तो टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू, पहले पीवी ये था, अब पीवी ये है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पीवी का वैल्यू बढ़ेगा, तो पहले P1 V1 था, अब P2 V2 हो जाएगा, और P2 V2 का वैल्यू बढ़ा होगा क्योंकि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया। T2 इज ग्रेटर देन T1 आपने कहा, ठीक है, करेक्ट है, वो 6 तो है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इसमें लिखा ना मैंने, कि अगर आपने प्रेशर और वॉल्यूम, ये प्रोडक्ट लिखा, ये प्रेशर था ये वॉल्यूम था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 2, सपोज कर लेते हैं 2 × 2 4 हो गया, ये 4। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो 4 था उसको बढ़ना चाहिए, मतलब अब हायर टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसे जाना चाहिए, मतलब इधर जो पीवी का प्रोडक्ट होगा और इधर जो पीवी का प्रोडक्ट होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीवी का प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, तो पहले पीवी का प्रोडक्ट ये था,
अब पीवी का प्रोडक्ट ये है, अब वॉल्यूम इधर है, प्रेशर इधर है, ये P2 V2, टेम्परेचर T2, करेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ा, पीवी का प्रोडक्ट बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ा। लॉग पी वर्सेस लॉग बी, और लॉग पी और वी अपन को थोड़ा सा पता होना चाहिए, लॉग पी और वी अपन को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपन पी और वी को लॉग में ले लेते हैं इसको, तो लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के। तो अपन लिखेंगे क्या, लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ वी प्लस लॉग ऑफ के। इसको इक्वेट करूंगा तो ऐसे कर दूंगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप इज -1। स्लोप अगर नेगेटिव आएगा तो थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा होगा, करेक्ट है। एंड दिस इज योर इंटरसेप्ट लॉग ऑफ के, ये भी करेक्ट है। दिस इज योर इंटरसेप्ट द लॉग ऑफ के, वो भी करेक्ट। ये सारे ग्राफ करेक्ट, करेक्ट। तो ये बॉयल्स लॉ है, इस टाइप से छोटा मोटा क्वेश्चन अपन लिख सकते हैं, और इस टाइप से अपन बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द, ठीक है, दैट इज द बॉयल्स लॉ इन द ग्राफ। अब अपन चेक करते हैं चार्ल्स लॉ। अगर हम चार्ल्स लॉ को लिखेंगे, ठीक है, इसको हटाते हैं, चार्ल्स लॉ की बात करते हैं और उसमें भी ग्राफ की बात करेंगे। अभी आपको ये पता चल गया कि भाई ठीक है, ग्राफ मतलब आप इतना मैथ्स पढ़ चुके हैं कि आप ग्राफ, वेक्टर्स, ये सब आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं, है ना, मैथ्स वगैरह में इतना पढ़ चुके हो आप, ये आपको ग्राफ वगैरह आइडिया हो गया होगा, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ वगैरह का आइडिया हो गया, थोड़ा लॉग का भी आइडिया हो गया, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं, दैट इज चार्ल्स लॉ। Charles law is at constant pressure, the volume occupied by any gas is directly proportional to temperature. The volume occupied by, ये definition अपन को स्कूल में भी लिखना होता है कभी कभी, the volume occupied by fixed mole of a gas, fixed moles of gas मतलब constant moles ना, fixed moles of gas is directly proportional to temperature is directly proportional to temperature. ये लिख लेते हैं, तो ठीक है, we'll write that at constant pressure the volume occupied by fixed mole of a gas is directly proportional to temperature at constant pressure, constant pressure. So we can write that V will be equal to K dash into T. Yeah, V upon T is equal to K dash. K dash is a Boyle's constant, Charles constant, where K dash is Charles constant. ठीक है, we got this. तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2, ऐसे लिख सकते हैं। तो what does it explain?
तो अपन कहेंगे भाई इट एक्सप्लेन्स दैट कि अगर मेरे पास ऐसे एक पिस्टन गिवन है और उसमें गैस गिवन है, ये मोबाइल पिस्टन, दिस अ पिस्टन, और इसका वॉल्यूम मुझे V1 गिवन था, सपोज 5 liters, and the temperature is given to me 300 Kelvin. अगर मान लो मैं इसको वॉल्यूम को डिक्रीज करता हूं, here is a gas in this, मैं वॉल्यूम को डिक्रीज करता हूं so that the volume becomes 3 liters. इसको मैंने डिक्रीज किया, ये कंप्रेस किया, ठीक है ना, मैंने इसको कंप्रेस किया so that volume becomes 3 liters. तो what happens to this gas? तो what happens to this gas? तो अपन कहेंगे इस गैस का क्या हुआ, ये देखते हैं। तो टेम्परेचर T2 कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? अपन कहेंगे जब आप कंप्रेस करोगे तो इस गैस में कोलिजन बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अपन कहेंगे प्रेशर भी तो बढ़ेगा। हाँ, तो प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए ही हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं कि भाई आप टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो इस बार हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। कैसे? तो अपन कहेंगे अपन को वैसे तो पता है कि PV इक्वल टू nRT होता है, प्रेशर आपने कांस्टेंट किया, मतलब nRT and Pn upon nR. So I will write that, इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, that is V upon T is equal to nR upon P. तो ये पार्ट पूरा कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो अपन V upon T लिख ले रहे हैं। तो यहां पर अपन कहेंगे T2 क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे T2 कैलकुलेट करके बता देंगे अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. So I'll write that, और V1 कितना गिवन है अपन को, 5/300 is equal to 3/T2 लिख लेते हैं। तो जो T2 आएगा अपने पास, that will be equal to, that is 3 into 300 divided by 5 हो जाएगा, that is T2, and we'll calculate the value of T2. So अगर हम इसको लिखेंगे तो that will comes out to be 60, और 3 6 18 180 हो जाएगा टेम्परेचर, है ना। तो अगर अपन वॉल्यूम को कम करेंगे तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, 180 केल्विन। व्हाट इज सो, अगर हम वॉल्यूम को कम करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है प्रेशर बढ़ना चाहिए, लेकिन हम प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर दे रहे हैं ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे। भाई अगर अपन कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर के प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया। अगर अपन टेम्परेचर करेंगे ना तो पार्टिकल का मूवमेंट कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे, या टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कम हो जाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो अपन ने टेम्परेचर कम करके काइनेटिक एनर्जी कम की, जिससे कि प्रेशर अपन कांस्टेंट कर पाए। सो जितना वॉल्यूम आप कम करोगे, जैसे वॉल्यूम कम करोगे वैसे टेम्परेचर भी कम होगा। तो अपन ने वॉल्यूम कम किया, आपने टेम्परेचर कम कर दिया अपन ने। तो पहले इनिशियली 300 था, अब टेम्परेचर T2 हो गया। सो दैट इज हाउ वी कैन राइट द टेम्परेचर। अब अपन लिखते हैं द ग्राफ। अगेन इसमें ग्राफ की बात करते हैं और आप मुझे ग्राफ बताने वाले हो, विच ऑफ द ग्राफ इज करेक्ट फॉर दिस। तो V और T को बनाने वाला, V एंड T का ग्राफ बता देता हूं। V और T का ग्राफ में बता देता हूं भाई, आप V और T का ग्राफ बता दो मुझे। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, log V और log T। This is the graph.
ऐसे ग्राफ बना सकते हैं और एक और ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ है अपने फॉर द बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो चेक करते हैं। V और T फर्स्ट वाला करेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V और T सेकंड वाला, वो ये करेक्ट है तो ये कैसे करेक्ट होगा? तो अपन कहेंगे दोनों करेक्ट हो सकते हैं, ये भी करेक्ट है, वो इट इज सो। अब इसको 0 केल्विन ले लो, टेम्परेचर इन केल्विन, और यहां पर आप टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में ले लो। डिग्री सेंटीग्रेड में लिख लोगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे वॉल्यूम ऑफ गैसेस 0 थोड़ी होते हैं। गैसेस कैन एग्जिस्ट टू मच लोअर टेम्परेचर देन 0 केल्विन। तो वो और भी मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी गैसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। दिस इज ओवर 0 केल्विन, दिस इज 0 केल्विन। तो यहां आप डिग्री सेंटीग्रेड लिखोगे तो ये भी सही है, और 0 केल्विन लिखूंगा तो ये भी सही है, बिकॉज गैसेस कैन एग्जिस्ट। ये तो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना। अभी जैसे अमोनिया होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो -35 होता है, मतलब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल बी अ गैस। 35 डिग्री से अबव, -35 से अबव, वी विल से दैट अगर -30 है तो इट विल रिमेन इन गैस, अमोनिया। उसका बॉइलिंग पॉइंट इज -35, तो ये भी सही है, बस 0 केल्विन होना चाहिए। V/T, अब अपन को चेक करना पड़ेगा प्रेशर P1। अगर प्रेशर P1 बड़ा होगा तो ये वैल्यू छोटी होगी, तो ये वैल्यू छोटा होगा। V/T तो है, अगर P1 बड़ा होगा तो V/T छोटा होगा, और P2 अगर अपन कहेंगे छोटा होगा, क्योंकि P1 इज ग्रेटर देन P2। अगर P2 छोटा होगा, अगर ये छोटा होगा तो ये वैल्यू बड़ा होगा, ये वैल्यू भी बढ़ेगा, तो V/T बढ़ेगा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। log V वर्सेस log T, log V वर्सेस log T, तो इससे कैलकुलेट कर लेता हूं log V वर्सेस log T। log ले लेता हूं, रेशियो है ना, तो log of V minus log of T is equal to log of K dash. So log of V is equal to log of T plus log of K dash. तो इसमें तो Y will be equal to mx plus c, slope is positive, so slope positive होगा तो थीटा लेस देन 90 होगा, दैट इज करेक्ट। सो ये भी करेक्ट। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर है ना, इसको तो मैं बॉयल्स लॉ से ही कैलकुलेट कर दूंगा। कैसे? जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। P1 इज ग्रेटर देन P2, करेक्ट है भाई। जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, करेक्ट है। P1 इज ग्रेटर देन P2, बॉयल्स लॉ से बता दूं।
राइट? v अपॉन टी और t, अगर मैं t का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो v अपॉन टी छोटा हो जाएगा, तो इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। हाँ ये तो ठीक है, कांस्टेंट है ना, अगर किसी एक को चेंज करोगे तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। दैट इज करेक्ट, सारे ग्राफ करेक्ट। कोई डाउट है तो बोलो। ये लॉज ऑफ केसेस और अपन यहीं तक पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट लॉ दैट विल बी गैलो-सिक्स लॉ अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है? चलो भाई, लेकिन कल पहले अपन डाउट्स डिस्कस करेंगे, बॉन्डिंग के सारे डाउट्स, जो भी आपके पास डाउट्स होंगे बॉन्डिंग के, अगर चैप्टर खत्म हो गया तो अपन सारे डाउट्स पढ़ेंगे, ठीक है? चलो फिर आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं। चलो भाई।